देखो बच्चों, ये सामाजिक ज्ञान का प्रश्न पेपर 1 है जो आपकी गाइड में है। इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे क्वेश्चन के आंसर बता रही हूँ। ऋतु के होने का क्या कारण होता है, ऋतु कैसे बनती है? तो देखो, इसका आंसर आपको पीछे गाइड में भी प्रोवाइड हो जाएगा। हाँ, बता देखो, ऋतु का कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष का एक निश्चित दिशा में झुकाव। जैसे आपने सुना होगा कि दिन रात कैसे बनते हैं। जब पृथ्वी के सामने हम आते हैं तो हमारा मतलब जब हमारे सूर्य पृथ्वी के सामने होती है तो दिन बनते हैं, और उसके अपोजिट साइड होती है तो रात बनते हैं। ऐसे ही मौसम में भी परिवर्तन होता है कि वो पूरे कितने चक्कर लगाती है? 365 दिन में एक बार लगाती है ना चक्कर। ठीक है, अब आ जाओ, पृथ्वी का अक्ष का झुकाव कितना होता है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव करीब 23.5 डिग्री होता है। कितना? 23.5 डिग्री। इसे अक्षीय झुकाव कहते हैं। क्वेश्चन ऐसा बन के भी आ सकता है कि अक्षीय झुकाव किसे कहते हैं? अक्षीय झुकाव जो होता है, जो पृथ्वी के अक्ष पर होता है, वो 23.5 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है? अब आ जाओ, हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या है? हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, पतन क्या होता है? पतन होता है किसी चीज को खत्म होना, विनाश होना, बंद होना। ठीक है, मतलब उसको दिन पर दिन घटना। तो भाई, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन माना जाता है, जिसके कारण वर्षा कम हुई और कृषि में कठिनाई हुई। जब वर्षा कम हुई, उस टाइम के टाइम पे ट्यूबवेल वगैरह तो नहीं थे, तो कठिनाई ज्यादा होने लगी, तो कृषि कम हुई। साथ ही सरस्वती नदी सूख गई थी। क्या थी? जो उनके आसपास की नदी थी ना, वो सूख गई थी, जिससे लोगों में शहरी केंद्र को छोड़कर ग्रामीण जीवन शैली अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। गांव छोड़ना पड़ा और शहरों की तरफ आना पड़ा। ठीक है, अब चलते हैं, भारतीय साहित्य में महाभारत का क्या महत्व है? भारत के साहित्य में महाभारत का महत्व क्या है? तो महाभारत क्या है, आपको पता है? महाभारत हुई थी ना, जिसमें कौरव और किसके बीच में हुई थी? कौरव और पांडव के बीच में हुई थी। महाभारत विश्व साहित्य में सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे लंबा महाकाव्य कौन है? तो महाभारत है। आई बात समझ में? जिसमें कर्तव्य, धार्मिकता और नैतिकता जैसे विषय शामिल है। यह प्राचीन भारत में उसके मूल्यों के बारे में सांस्कृतिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। ठीक है, क्योंकि इसी में कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था। उन्होंने बताया था कि आत्मा अजर है, अमर है, हमें अपने कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कोई गलत हो तो गलत ही होता है। ठीक है, अब आ जाओ, हिंदुस्तान नामक भारत की पहचान से किस प्रकार संबंधित है? हिंदुस्तान नाम भारत की पहचान से किस प्रकार संबंधित है? हिंदुस्तान सब फारसी भाषा का है। क्वेश्चन आ सकता है, हिंदुस्तान शब्द कहाँ से लिया गया है? फारसी भाषा से लिया गया है। ये भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। ये भारत में और फारस के बीच ऐतिहासिक संबंधों को भी दिखाता है या दर्शाता है, और राष्ट्र को आकार देने वाले प्रभावों को समृद्ध विविधता पर जोर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? जितना भी अगर तुमने सुना होगा ना, अगर उसका रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो आंसर लिखना है। लिखोगे टीचर आपको मार्क्स जरूर देगी। बस देखना कि हिंदी करेक्ट लिखना, हिंदी गलत मत लिखना। अब आ जाओ, कर्म की संकल्पना जैन मत को किस प्रकार प्रभावित करती है? देखो, जैन धर्म में कर्म को ही एक मूलभूत सिद्धांत माना गया है। उनका कहना है कि काम ही हमारी पूजा है। ठीक है, और जो जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को नियंत्रित करता है। जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको जीवन चक्र आगे मिलेगा। आप अच्छा कर्म करो तो आपका जीवन अच्छा जाएगा। कर्म चाहे अच्छे हो बुरे हो, व्यक्ति को भावी जीवन और आध्यात्मिक प्रगति को प्रभावित करते हैं। तुमने सुना होगा कई लोग बहुत बुरे होते हैं, और कभी आजकल देखो कलयुग है, इतने बड़े बड़े हादसे भी ऐसे बुरे बुरे हो रहे हैं। तो ये सब किसका खेल है? कर्मों का खेल है। ठीक है, अब आ जाओ खंड गए। यहाँ पे आपके 2-2 मार्क्स खत्म हो गए। आपको 6 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से कोई भी आपको 4 करने होंगे। अब आ जाओ खंड ग, जिसमें 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है। रामायण और महाभारत के जनजातीय रूपांतर मूल ग्रंथों को से किस प्रकार भिन्न है? अगर आपने पूरी बुक को ध्यान से नहीं पढ़ा ना, लास्ट के प्रश्न पत्र और डीओई का पेपर, 3 पेपर पढ़ लोगे ना, पेपर कहीं भी नहीं रुकेगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, रामायण और महाभारत की तो ये आपका है भाई, इसका आंसर है ये ना, छठे का है। हाँ, जनजातीय रूपांतरण में अक्सर स्थानीय की वाद्यता में पात्रों में संस्कृति प्रथाओं को शामिल किया गया, जिससे महाकाव्य उनके समुदाय
के प्रशंसक बने। इसके संस्करण में क्वेश्चन कुछ और दिया, आंसर कुछ और दिया भाई। रामायण महाभारत की जनजातीय रूपांतरण ग्रंथों से किस प्रकार भेद है? भाई रामायण क्या है? रामायण में आपको क्या, देखो इसका उत्तर तो बुक में अजीब सा, मैं अपनी भाषा में दे देती हूँ। रामायण में आपने क्या सीखा? एक बेटे का अपने पिता के प्रति निस्वार्थ प्रेम देखा, एक आज्ञाकारी पुत्र को देखा आपने, ठीक है, एक अच्छे पति को देखा जिसने अपनी पत्नी को लाने के लिए कितना अपना लगा दिया, ठीक है, उसमें दयालुता की भावना देखी, ठीक है, और एक हनुमान जी का भक्त प्रेम देखा कि अपने प्रभु के प्रति कितना प्रेम है। महाभारत में लड़ाई हुई है और सिर्फ पूरी कहानी लड़ाई पर है। उसमें देखा महाभारत में क्या बताया डिफरेंस है, रामायण में ना भाई भाई ने साथ दिया, और महाभारत में भाई भाई ही लड़े और अपने वंश का कुल का अंत कर लिया। तो ऐसे भी आंसर दे दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। पंचतंत्र कहानियों में समानता कौन से विषय पाए जाते हैं? पंचतंत्र कहानी बुद्धि, चालाकी और नैतिकता के विषय में अक्सर कहानियां पाई जाती हैं, और जिसपे जीवन कौशल, सामाजिक संपर्क और चुनौतियों को काबू करने में ताकत से ज्यादा बुद्धि को महत्व, बुद्धि के बल पर ज्यादा कार्य करने की ओर जोर दिया जाता है। अब आ जाओ, आज संयुक्त परिवार में किन किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? संयुक्त परिवार क्या होता है पहले ये बताओ। संयुक्त परिवार होता है ज्वाइंट फैमिली। क्या होता है? ज्वाइंट फैमिली। जिस संयुक्त परिवार जहाँ पर लोग मिलजुल कर रहते हैं, उसके चुनौतियां क्या है? अब कोई भी काम, कोई डिसीजन ले रहा है, एक आदमी नहीं ले सकता, सभी लोग लेंगे, सभी लोग की सलाह समिति से होगा। अब कोई चीज आ रही है, थोड़ी नहीं आ सकती, बहुत सारी आएंगी, मतलब कुछ भी अगर खरीदोगे तो सबके लिए होगा। तो ये तो, अब कभी मेरे पास पैसे थोड़े हैं तो हम थोड़ा नहीं कर सकते, सबके लिए खर्च करना पड़ेगा हमको। आई बात समझ में? चुनौतियां, तो आप 3 नंबर में तो आपको पॉइंट वाइज चुनौतियां लिख सकते हो। स्वयं सेवी समुदाय विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं? स्वयं सेवी, पहले तो आपको स्वयं सेवी का मीन समझना होगा, ठीक है। स्वयं सेवी आवश्यक सेवाएं प्रदान करके सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देकर स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करके सामुदायिक विकास में योगदान करते हैं। यह नागरिक सहभागिता और प्रोत्साहित करते हैं और व्यक्तियों को अपने समुदाय के सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त करते हैं। स्वयं सेवी होता है, तुम्हारा एनजीओ सुना? एनजीओ जो तुम्हारे लिए कभी भी आ जाते हैं, तो ऐसे होते स्वयं सेवी, तुम्हारी सेवा के लिए करते, अपने तुम्हें जोड़ते भी हैं कि अगर आप फ्री अपना टाइम निकालते तो हमारे साथ थोड़ा सा जुड़ो, ठीक है। अब आ जाओ खंड का। प्राचीन तमिल संगम काव्य में 5 तीन का महत्व बताइए। तो बेटा देखो इसका उत्तर आपका है, ये थोड़ा सा बड़ा है। प्राचीन तमिल संगम काव्य में 5 तीन अलग अलग भौगोलिक परिदृश्यों की प्रतिनिधित्व करते हैं। कुरुंजी, मुल्लाई, मरुथम, नीकर, ये थोड़ा ना बड़ा, आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ लो, अगर इससे ज्यादा इजी आ जाए। संयुक्त परिवारों में समन्वय सामंजस्य, संयुक्त बड़ी फैमिली में समन्वय सामंजस्य बनाए रखने के लिए क्या रणनीति अपना सकते हैं? देखो, संयुक्त परिवार में परिवार को खुले संवाद, कोई बात रखो सबके साथ रखो, तो किसी को ये ना लगे कि मुझसे छिपा लिया। स्पष्ट सीमाएं रखो कि भाई ऐसा नहीं करना तो किसी को नहीं करना है, ठीक है। व्यक्तिगत भेदभाव, अगर कोई काम हो रहा तो सबके लिए जो रूल है वो सबके लिए है, नियम कायदे सबके लिए है तो वो सबके लिए है। ये नहीं कि मेरा बेटा तो मेरे लिए टूट जाए, तुम्हारा बेटा तो नहीं टूटेगा, नहीं, नियम सबके। अब इसको सिंपल सी भाषा में आंसर दूं, संयुक्त परिवार में परिवारों को जो नियम होते हैं वो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। कोई सामान आता तो सबके लिए आना चाहिए। अगर कोई बात सुलझानी है तो बैठकर आपस में सबसे सलाह से सुलझाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बात कहनी है तो आपस में सबको एक जगह बुलाकर बात कहनी चाहिए। इससे क्या होगा फायदा? संबंध मजबूत होंगे, ठीक है। व्यक्तिगत विकास के लिए सामुदायिक सेवा का महत्व की चर्चा कीजिए। देखो, व्यक्तिगत विकास के लिए सामुदायिक सेवा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हम जब कोई काम समुदाय में मिलकर करते हैं, सब कोई काम मिलकर करते हैं, तो उससे क्या होता है? सामाजिक सहानुभूति बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आपसी विश्वास बढ़ता है, ठीक है, और गुणों में विकास होता है। हम एक काम को मिलकर करने के लिए आपस में सद्भावना बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे आपका सैंपल पेपर 1 खत्म हो गया। आ जाओ सेकंड नंबर पे। दिन के समय हमें गर्मी महसूस होती है जबकि रात में ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों? बताओ भाई, ठीक है। तो देखो, अब इसका उत्तर है, पृथ्वी गोलाकार है जिस कारण दिन के समय सूरज की किरणें आधे भाग पर पहुंच जाती है। पृथ्वी क्या है? गोल है, और आधे सूरज की तरफ जो उसका मुंह होता है तो पूरी धूप पड़ती है, तो इससे आधे भाग में
और उसके आधे भाग में क्या होती है, रात होती है। तो आधे भाग में ठंड होती है, आधे भाग में गर्म होता है। जिस तरफ धूप का भाग होता है तो गर्मी लगती है, और रात में क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो क्योंकि उस भाग में सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती, इस कारण से वो ठंडी होती है, और जिस भाग में सूरज की किरणें पहुंचती है उसमें गर्मी होती है। इसे सिंपल सा आंसर दो। सिंपल सी बात है, दिन के समय हमें गर्मी इसलिए महसूस होती है क्योंकि हमारा जो पृथ्वी का भाग होता है वो सूरज के मुंह की तरफ होता है, जिससे रोशनी सीधे पड़ती है, इससे गर्मी लगती है। और जो आधा भाग रात में विपरीत साइड में हो जाता है, जिससे उससे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जिससे वहां पे मौसम ठंडा हो जाता है। ठीक है, क्या होगा यदि पृथ्वी घूर्णन ना करे? यदि पृथ्वी घूर्णन ना करे तो सूर्य की ओर वाले भाग में हमेशा दिन और गर्म बना रहेगा, और दूसरे वाले भाग में हमेशा रात बनी रहेगी। तो कभी दिन ठंडा और गर्म नहीं होगा, कभी अंधेरा और रात नहीं होगा। रात कैसे होती है? जब अपोजिट साइड से, तभी तो रात हो जाती है। आर्थिक तथा गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच में अंतर क्या है? पहले तो आपको आर्थिक और गैर आर्थिक मीनिंग समझना होगा। ठीक है, आर्थिक गतिविधियां वित्तीय लाभ को केंद्रित करती हैं, और गैर आर्थिक वित्तीय भावनात्मक और सामाजिक लाभ पर जोर देती है। ठीक है, आर्थिक विधियां क्या करती हैं? ये सीधे केंद्र को लाभ देती हैं, और गैर आर्थिक गतिविधियां भावनात्मक और सामाजिक लाभ पर जोर देती हैं। अब आ जाओ, साइबर अपराध संबंधित कानून क्यों महत्वपूर्ण है? साइबर अपराध कानून व्यक्तियों को, व्यवसाय को डिजिटल खतरों से बचाने के लिए आवश्यक है। वे ऑनलाइन अपराधों से निपटने और व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षा करने और साइबर अपराधियों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं, जिससे डिजिटल वातावरण को बढ़ावा मिलता है। अब आ जाओ, भारत में विधायिका का क्या कार्य है? विधायिका क्या क्या कार्य करती है? भारत में विधायिका कानून बनाने, नीतियों पे बहस करके और लोगों के हितों पर का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार है। इनमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, जो साथ मिलकर पूरे देश में कानून बनाते हैं। आई समझ में बात? अब आ जाओ, हड़प्पा वासी अपने शिल्प कला का प्रदर्शन किस प्रकार करते थे? देखो, हड़प्पा का बार बार क्वेश्चन आता है, तो हड़प्पा वाला चैप्टर जरूर पढ़ना है आपको। हड़प्पा वासी ने अपने शिल्प कला प्रदर्शन आभूषण बनाकर, मिट्टी के बर्तन बनाकर, वस्त्रों के माध्यम से किया। उन्होंने कीमती पत्थरों को मोती बनाने के लिए उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया, सुंदर चूड़ियां बनाई। उनके कलात्मक कौशल को दर्शाता है। आया समझ में? खंड का स्थानीय शासन किस प्रकार सहभाग लोकतंत्र को बढ़ाता है? देखो, सहभागी लोकतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रक्रियाओं को, सक्रिय नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में स्थानीय शासन को बढ़ाता है। ये पारदर्शिता माने न तुम में भेदभाव न तुम में भेदभाव। ठीक है, जवाबदेही उत्तरदायित्व को बढ़ावा देता है। सहभागी माने क्या होता है? जब कोई भी निर्णय सब लोग मिलकर करते हैं। ठीक है, और ये सुनिश्चित करता है समुदायों की जरूरतों चिंताओं को स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाएगा। अब आ जाओ, नगरीय स्थानीय विकाओं का शासन में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? नगरीय माने जैसे हम नगर में रहते हैं ना, शहर में, यहाँ क्या क्या चुनौतियां आती है, मतलब क्या क्या परेशानियां आती है? ठीक, अगर हिंदी में समझा रहेगा ना बेटा, तो इंग्लिश में बना के लिख दोगे। ठीक है, तो नगरीय स्थानीय निकायों में अपर्याप्त धन, पैसा पूरा नहीं पड़ता, बेरोजगारी बढ़ रही है, तेजी से लोग बढ़ रहे हैं, सब लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और बुनियादी ढांचे कमी, नौकरशाही और अक्षमताओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और ये मुद्दे आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और शहरी विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे लोगों की जीवन गुणवत्ता प्रभावित होती है। ठीक है, अब आ जाओ, पंचायती राज। देखो, पंचायती राज वाला चैप्टर पढ़ना है आपको। समुदाय के विकास में किस प्रकार सहायक है? पंचायती राज संस्थाएं, हमारी छोटी छोटी संस्थाएं होती हैं, वो हर काम हम प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते ना, पर हम एमएलए तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ठीक है, किस तक पहुंचा सकते हैं? एमएलए कौन होता है? जो हमारे क्षेत्र का होता है। ठीक है, हम उसके ऑफिस में जाके, पर क्या हम प्रधानमंत्री के पास जा सकते सीधे? नहीं, तो हम एमएलए तक भी शिकायत पहुंचाएंगे, तो फिर वो एमएलए अपने लोकसभा में, राज्यसभा में जाके बातों को रखेगा, उस पर डिस्कशन निकालेगा, फिर वो आगे भेजेगा। ठीक है, तो पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान करके विकास परियोजनाओं का योजना बनाकर उन्हें लागू करने में सामुदायिक विकास के योगदान देती है, कि वो देखती है कि यहाँ पर क्या दिक्कत है, उसके लिए फिर योजनाएं बनवाती है। क्या बनवाती है? योजनाएं बनवाती है। अब आ जाओ, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का महत्व बताइए। त्रिस्तरीय, 3 स्तर पे काम करती है। ठीक है, तो देखो, पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली ये सुनिश्चित करती है कि शासन विकेंद्रीय हो, जिसमें गांव, खंड और जिला स्तर, 3 स्तर क्या होते हैं? गांव,
खंड, जिला, गांव, खंड, जिला। पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है, स्तर पर बेहतर प्रतिनिधि भागीदारी हो सके, मतलब तीनों जगह पर अच्छे से काम हो सके। ये संरचना संबंधी विकास प्रयासों को सुगम बनाती है, आसान बनाती है। जैसे तुम्हें छोटा काम दे दिया, उससे बड़ा काम उसको दे दिया। जैसे हमारी कंपनी में होता है ना, लेबर होते हैं, उसके ऊपर मैनेजर होता है, मैनेजर के ऊपर बॉस होता है, ऐसे काम होता है। बड़े काम बॉस करता है, उससे छोटे काम मैनेजर करता है, और जो प्रोडक्शन बनाने वाला काम लेबर कर लेता है। ठीक है, जैसे माल को बनाया किसी ने और उसको मार्केट में ले जाया कोई और बेचा किसी ने, पैसे लेन देन कैसे किया, ऐसे बात को समझना है। पैसे का मूल्य उपभोक्ता के व्यवहार के किस प्रकार को प्रभावित करता है। देखो, पैसे का मूल्य उपभोक्ताओं को उपवादों या सेवाओं के मूल्य का मूल्यांकन करने में मदद करता है। यह व्यक्तियों को गुणवत्ता, उपयोगिता, दीर्घकालीन लाभों का विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, अत्यंत जिम्मेदार खर्च और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देता है। जैसे आप देखो, कोई चीज 10 रुपए की भी आती है, कोई चीज 20 रुपए की भी आती है, कोई चीज 50 रुपए की भी आती है, पर लोग क्या करते हैं, देखते हैं यार 10 रुपए वाली चीज एक ही दिन चलेगी। जैसे आप गए टमाटर लेने, सब्जी वाले पास गए, कुछ गले टमाटर है वो 10 रुपए किलो है, कुछ अच्छे टमाटर है वो थोड़े 20 रुपए किलो, कुछ ज्यादा अच्छे टमाटर है वो 50 रुपए किलो। अब आदमी सोचेगा यार मुझे एक दिन में यूज करना है कि 5 दिन के लिए रखना है कि 10 दिन के लिए रखना है। वो 10 दिन के लिए अगर रखना सोचेगा तो 50 रुपए वाले खरीदेगा। अगर वो आज सोच रहा है आज जाना है मोमोज की चटनी बना के मुझे फिंगर में लेके बेच देना है, वो 10 रुपए किलो वाले खरीदेगा। और भाई नहीं, अब गृहिणी होगी, वो सोचेगी ये तो ज्यादा महंगे हो जाएंगे, हमारे तो रोज ही टमाटर बनते हैं, वो 20 रुपए किलो वाले खरीदेगी। तो पैसे का रेट उपभोक्ताओं को फर्क डालता है और उसकी गुणवत्ता पे भी फर्क डालता है। आपको ज्यादा पैसे वाला वो 50 भाई यार मैं तो बढ़िया चीज लूंगा, मैं तो ज्यादा यूज नहीं करता। आई बात समझ में? बात समझ में आ रही है? मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बात समझा दी आपको। ठीक है, आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते का क्या महत्व है? ठीक है, तो ऐसे ही आप आदर्श वाक्य होता है सत्यमेव जयते किसी भी चीज को। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया क्वेश्चन? चलो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। और